नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति और यह समकालीन विश्व राजनीति का चौथा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पर एक वीडियो पहले भी बनाया जा चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे जाके देख लीजिए। तो उसमें हमने आसियान और यूरोपीय यूनियन की चर्चा की थी और इस वीडियो में मैं जापान और दक्षिण कोरिया की चर्चा करूंगा। ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का अर्थ तो ये शब्द से ही स्पष्ट है कि सत्ता के दो प्रमुख केंद्र थे, यूएसएसआर और यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन कुछ अन्य केंद्र जिस पर भरोसा किया जा सकता था कि ये विश्व राजनीति को बैलेंस करेंगे, मैनेज करेंगे, उसमें से यूरोपीय यूनियन एक था, दूसरा आसियान था, तीसरा चाइना था, चौथा आपका जापान है और फिर दक्षिण कोरिया की चर्चा आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो आज चलिए हम लोग सबसे पहले जापान की चर्चा करते हैं। जब भी जापान की बात आती है तो हम लोगों को विश्वस्त कंपनियों की याद आती है, जैसे सोनी, होंडा, पैनासोनिक, कैनन। मतलब जापानी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो आप खुद भी निश्चिंत होते हैं कि ये बहुत अच्छा सामान होगा। मशीनरी सामान में जापान का कोई तोड़ नहीं है। मेहनत कश लोगों का देश, प्राकृतिक आपदाओं को झेलने वाला देश। द्वितीय विश्व युद्ध में इस पर बम गिराए गए थे, परमाणु बम, और इससे पूरी तरह से यह देश बर्बाद हो चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा था। लेकिन फिर जापान ने अपने मेहनत के बल पर, अपने ईमानदारी के बल पर, अपने जज्बे के बल पर अपने आप को खड़ा ही किया, और ना केवल खड़ा किया बल्कि दुनिया में एक मजबूत देश के रूप में उभरा। यह कितना मजबूत है इसकी चर्चा करेंगे। इन्होंने अपने आर्थिक विकास के दम पर 1964 ईस्वी में ही OECD की सदस्यता ग्रहण की। अब OECD क्या है? OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। तो इसका सदस्य होना बहुत बड़ी बात है। तो जापान ने अपने आर्थिक विकास के दम पर OECD की सदस्यता हासिल की और G7 में शामिल होने वाला यह एकमात्र एशियाई देश है। तो G7 जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विकसित देशों का एक समूह है और इसमें शामिल होने वाला जापान इकलौता देश है। जनसंख्या की बात करें तो इसमें विश्व का 10वां स्थान है इसे जनसंख्या के मामले में, और 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। क्षेत्रफल बहुत कम, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में ये बड़े बड़े देशों को मात देता हुआ 2017 में तीसरा स्थान प्राप्त किया। और यूनाइटेड नेशन, जो कि विश्व शांति और सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, एक विश्वव्यापी संगठन है, उसके बजट में ये इसका जो हिस्सेदारी है, इसका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वह अकेले 10% है। अर्थात जापान UN के खर्च में 10% योगदान करता है। 1951 में यह अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन बनाया। देखिए ये भी कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस अमेरिका ने इस पर परमाणु बम गिराया, उसी अमेरिका के साथ इसका सुरक्षा गठबंधन है। तो ये राजनीति में कहा जाता है ना कि कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता। तो इसी तरह विश्व राजनीति में भी कोई परमानेंट शत्रु या परमानेंट दोस्त नहीं होता। तो आज जिस अमेरिका के खिलाफ ये द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ा था, जिस अमेरिका ने इस पर बम गिराया था, उसी अमेरिका के साथ इसका बहुत अच्छा सुरक्षा गठबंधन है 1951 ईस्वी में भी। और इन्होंने हमले और धमकी की राजनीति छोड़ दी है। इसके आर्टिकल 9 में ये लिखा गया है, जापानी संविधान के आर्टिकल 9 में लिखा गया है कि वो अपने मामलों को सुलझाने के लिए, क्षेत्रीय मामलों को सुलझाने के लिए धमकी और सैनिक हमले का सहारा नहीं लेगा, बल्कि समझौते और बातचीत का सहारा लेगा। सोचिए, उन्होंने अपने संविधान में आर्टिकल 9 में विश्व शांति की बात की है। जिस तरह की हमारे भारतीय संविधान में भी इस तरह की बातें हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय मामले को, क्षेत्रीय मामले को शांतिपूर्वक सुलझाएंगे। लेकिन फिर भी भारत के पड़ोसी इतने अच्छे नहीं हैं। बार बार हमारा युद्ध पड़ोसियों से हो जाता है। हर दिन कहिए तो हम लोग प्रॉक्सी वार को झेलते हैं। लेकिन जापान ने भी इस शांति के राह पर बढ़ते हुए अपने आर्टिकल 9 में, अपने संविधान के आर्टिकल 9 में ये लिखा है कि हम मुद्दों को सुलझाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा सैनिक हमले का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि शांति और सहयोग से, बातचीत से सुलझाएंगे। इसका जो बजट है, रक्षा बजट, वो मात्र 1% है। लेकिन चूंकि जापान का बजट भी बहुत बड़ा है, GDP बहुत बड़ा है,
तो 1% खर्चा करने के बाद भी इसका जो रैंक है सैन्य मामले में खर्च करने का, वो दुनिया में 7वां स्थान है। मतलब ये 7वां पोजीशन है पूरे दुनिया में जो ये रक्षा बजट है उसमें अपने बजट का यह 1% खर्च करता है। तो इस प्रकार जापान की शक्ति क्या है, ये हम लोगों ने देखा कि ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2017 में बन गई और लगातार इसका रैंक रहता है विश्व की अर्थव्यवस्था में। और जापानी विश्व व्यापार में जापानियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है जिस तरह की भारत के पास है, अमेरिका के पास है, ब्राज़ील के पास है। इसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अधिकांश कच्चे मालों का ये आयात करता है और आयात करके वो अपने टेक्नोलॉजी से उसको इस प्रकार फिनिश करता है कि इसके फिनिश प्रोडक्ट, इसके रेडीमेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो बाज़ार में मांग किए जाते हैं और बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। चीन के उल्टा चीनी प्रोडक्ट लेते समय आदमी यह तो सोचता है कि चलो सस्ता में मिल गया, लेकिन गारंटी का ना दुकानदार गारंटी देता है और ना ही ग्राहक गारंटी की उम्मीद करता है। लेकिन जापानी कंपनी पूरे गारंटी की बात करता है और गारंटी मिलती भी है। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा यह भी कर लें कि भारत के साथ इसके संबंध कैसे है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए बताता हूँ कि जापान एक बुद्धिस्ट कंट्री है, बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है और यहाँ पर बौद्ध धर्म भारत से ही 6ठी शताब्दी में गया था। इसलिए भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंध हैं। चूँकि भारत में जन्मा हुआ धर्म ही जापान में है, जापान का प्रमुख धर्म है, इसलिए भारत और जापान का सांस्कृतिक संबंध भी है। व्यापार भी भारत के साथ हमेशा से होता रहा है। और भारत के साथ जो होंडा कंपनी थी मोटरसाइकिल की दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली वो कंपनी, भारत और जापान मिलकर के उसको चलाती थी। उस दुनिया की सबसे नंबर 1 मोटर कंपनी है। उसके बाद मारुति सुजुकी भी भारत और जापान का जो है जॉइंट एक तरह का कहा जाए कि एक उद्योग है जो कि मारुति बनाने में बहुत आगे है। और भारत सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी अर्थात पूरब की ओर देखो वाली पॉलिसी से भी भारत और जापान का संबंध बहुत प्रगाढ़ हुआ है। भारत का संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी बहुत अच्छा था। हमारे जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस थे, उनके आज़ाद हिंद फौज को सहायता भी जापान से मिला था। और वर्तमान समय में भी भारत और जापान के साथ बहुत अच्छे करार हैं, व्यापारिक करार हैं, सैनिक करार हैं। यहाँ तक कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत और जापान का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार यह भी हम लोग जानते हैं कि आज जो दिल्ली मेट्रो है वो जापान की ही देन है। और हमारे देश में बुलेट ट्रेन की बात हो रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, उसमें भी जापान का बहुत बड़ा भूमिका है, मुख्य भूमिका है कहा जाए तो। भारत के औद्योगिक विकास में, प्रौद्योगिकी विकास में, व्यापार में जापान का बहुत ही बड़ा महत्व है। भारत और जापान के संबंध बहुत मधुर रहें, स्थिर रहें। बाकी देशों के साथ संबंध में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन भारत और जापान के संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि भारत और जापान का संबंध न केवल मजबूत है बल्कि स्थिर है। तो इस प्रकार सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम लोगों ने जापान को देखा। एक और केंद्र को हम लोग स्टडी करेंगे, वो है दक्षिण कोरिया। सत्ता के एक और वैकल्पिक केंद्र की चर्चा हम लोग करेंगे दक्षिण कोरिया की। जब दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उत्तर कोरिया का नाम आता है। तो सही बात है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया कभी कोरियाई प्रायद्वीप कहलाता था, एक देश हुआ करता था। लेकिन इसके विभाजन का कारण शीत युद्ध था। शीत युद्ध का शिकार हुआ यह देश, यह प्रायद्वीप, और 2 टुकड़े में बट गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के जो बीच में जो सीमा है वो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 1950 से 53 के बीच में यहाँ पर युद्ध चला और इस युद्ध में 35 लाख लोगों की बलि चढ़ गई, एक तरह से कह दिया जाए तो उत्तर भाग सोवियत रूस के कब्जे में आ गया, सोवियत रूस के प्रभाव में आ गया, वह उत्तरी कोरिया कहलाया। और उत्तरी कोरिया कम्युनिस्ट मान्यताओं को, साम्यवादी मान्यताओं को मानने वाला देश बन गया। और दक्षिण भाग पूंजीवादी मान्यताओं को, पूंजीवादी विचारधारा पर चलने वाला देश बना और ये दक्षिण कोरिया कहलाया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पर आज तक शांति स्थापित नहीं हो सका है। उत्तरी कोरिया ने लगभग 12 लाख सेना तैयार की है, जो कि भारत के बराबर है। गरीबी में रहते हुए भी वह दुश्मनी के कारण, लड़ाई के कारण 12 लाख सेना के खर्च को उठाने के लिए मजबूर है। जबकि दक्षिण कोरिया में आज भी बहुत सारे
अमेरिकी सैनिक हैं कि उत्तरी कोरिया कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो इस प्रकार उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद अभी तक थमा नहीं है, लेकिन इन विवादों के बावजूद भी दक्षिण कोरिया बहुत ही जल्दी आर्थिक विकास किया और अपनी स्थिति को दुनिया में मजबूत किया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस देश की आर्थिक क्षमता जितनी अधिक होगी उसकी विश्व राजनीति में पकड़ भी उतनी अधिक होगी, उसकी सैनिक क्षमता भी अधिक बढ़ेगी, उसका विश्व में माना जाएगा, उसकी बात को माना जाएगा। तो दक्षिण कोरिया किस प्रकार सत्ता का केंद्र है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या शक्ति है, इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो 17 सितंबर 1991 को यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 17 सितंबर, जिस दिन की भारत में विश्वकर्मा पूजा होता है, हमारे मोदी जी का भी जन्मदिन है। तो 17 सितंबर 1991 को उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों को यूएन की सदस्यता मिली। तो सदस्यता तो दोनों को मिल गया, लेकिन विकास दक्षिण कोरिया किया। उत्तरी कोरिया में आज भी गरीबी है। ये दक्षिण कोरिया जो है वो एशिया में सत्ता का एक केंद्र है और 1960 से 80 के बीच में ये काफ़ी तेज़ी से विकास किया। इतना विकास किया कि 1996 में ये OECD का सदस्य बना। जापान 1964 में बन गया था, दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना 1996 में। और 2016 में यह देश की पूरे विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पूरे, अगर इसका क्षेत्रफल कहा जाए तो बहुत ही छोटा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में यह 2016 में 11वीं अर्थव्यवस्था बना। सैन्य खर्च के मामले में यह दुनिया में 10वां स्थान रखता है। तो ये सब तो इसकी शक्ति हो गई, लेकिन इसकी उपलब्धि को देखिए कि HRD जो मानव विकास सूचकांक है, जिससे कि किसी देश के कितना विकास हुआ है पता चलता है, तो HRD रिपोर्ट के अनुसार इसका 18वां रैंक इसे हासिल हुआ है। मतलब सब तरह से इसका विकास हुआ है। अब कहा जाए कि दक्षिण कोरिया के इतने विकसित होने का कारण क्या है, तो दक्षिण कोरिया ने बहुत ही ज़्यादा अपने मानव संसाधन का विकास किया, भूमि सुधार किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार किया। दक्षिण कोरिया की कुछ कंपनियां तो ऐसी लगती है जैसे कि भारत की कंपनी हो, भारत के हर लोग उसका यूज करते हैं, जैसे कि LG, सैमसंग, हुंडई। अगर टीवी लेना हो लोग LG लेना चाहते हैं, मोबाइल लेना हो तो सैमसंग लेना चाहते हैं, मारुति लेना हो तो हुंडई लेना चाहते हैं। तो दक्षिण कोरिया की ये कंपनियां भारत में भी स्थापित हैं, हुंडई, उसके बाद LG और सैमसंग, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनियां हैं। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच के संबंधों को देखें तो भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं, बहुत मधुर रहे हैं और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। यहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत का झुकाव अमेरिका के तरफ हो रहा है और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच अच्छे संबंध हैं, अमेरिका और जापान के साथ अच्छे संबंध हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के संबंध अच्छे होंगे। हमने चाइना का अभी बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया, वो भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में आपके NCERT की किताब में है, लेकिन मुझे अभी चाइना पर चर्चा करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बाद में कभी कर लिया जाएगा, क्योंकि चाइना ने पूरे दुनिया को डिस्टर्ब करके रखा है और मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर भी चाइना की प्रशंसा या चाइना के बारे में बहुत ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो भविष्य में जब हम लोग थोड़ा सा शांत होंगे, विश्व थोड़ा शांति की तरफ जाएगा, तो फिर भारत चाइना के संबंधों का और भारत चाइना के संबंध में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर चाइना ने क्या क्या सुधार किया, वो भी एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है, भले ही भला हो बुरा हो, लेकिन सत्ता का एक केंद्र है, एक ड्रैगन के रूप में, एक दैत्य के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने दक्षिण कोरिया और जापान की चर्चा की। इस वीडियो में कहीं भी किसी शब्द में आपको दिक्कत होता है, किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है, तो आप कमेंट में प्रश्न ज़रूर करें, मैं उसका उत्तर दूंगा। कहीं भाषा की दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आपका पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।